ठीक है। हाँ हेलो, ये न्यूक्लियर फिज़िक्स चल रहा था, कल पहला लेक्चर था, आज दूसरा है। और हमको बताना है अभी मॉडल ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का मॉडल क्या होगा। न्यूक्लियस बाय मॉडल भी मीन हम लोग जानते हैं, बताया भी था कि एटॉमिक मॉडल होता है, न्यूक्लियर मॉडल होता है, और देयर आर डिफरेंट मॉडल्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट्स। वो फर्मी गैस मॉडल है, शेल मॉडल है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, अल्फ़ा पार्टिकल मॉडल है, ऑप्टिकल मॉडल है। दीज आर डिफरेंट मॉडल्स। तो आपने लोगों को पढ़ना है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल। क्या पढ़ना? लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ओके, नाउ यू सी के साहब, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि न्यूक्लियस जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुआ करता है, तो न्यूक्लियस को एक लिक्विड के ड्रॉप की तरह माना जा सकता है। ए न्यूक्लियस may be assumed as a liquid drop. Nucleus is never liquid drop. Liquid drop is very large. Nucleus is very small. एक ड्रॉप जो है उसका हज़ारवां नहीं, लाखवां नहीं, करोड़वां नहीं, अरबवां हिस्सा वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। तो न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके कैरेक्टर को, उसके सारे इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये नाइल बोर थे और एफ कालकर साइंटिस्ट था। ये नाइल बोर ये यहाँ नाइल बोर आदमी का नाम है, एंड एफ कालकर ये साइंटिस्ट था। एफ कालकर ये इन 1937 में इसने दिया था ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में इस दोनों साइंटिस्ट ने बताया, और उसने देखा था कि लिक्विड ड्रॉप में और न्यूक्लियस में देयर आर सिमिलरिटीज़ बिटवीन ए लिक्विड ड्रॉप एंड ए न्यूक्लियस, एंड सम ऑफ द सिमिलरिटीज़ आई मे टेल यू। फर्स्ट ये है कि साहब, जिस तरह किसी लिक्विड ड्रॉप का डेंसिटी कांस्टेंट होता है, किसी लिक्विड ड्रॉप का, उसी तरह न्यूक्लियस की भी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। न्यूक्लियस का डेंसिटी उसी तरह कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, जिस तरह किसी लिक्विड ड्रॉप का डेंसिटी होता है। ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस में कल हम बता रहे थे उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास, यानी पर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, उसको ये फ्रैक्शन भी कहते हैं, बाइंडिंग फ्रैक्शन भी, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए, यानी ए को कल हमने कहा था ना न्यूक्लियस का नंबर, टोटल न्यूक्लियस का नंबर। तो कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी न्यूक्लियन की जो तादाद है, बाय न्यूक्लियन हेयर वी मीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट होता है किसी भी न्यूक्लियस का। जब लिक्विड ड्रॉप की बात की जाए तो लिक्विड ड्रॉप में भी लिक्विड ड्रॉप की डेंसिटी कांस्टेंट होती है। लिक्विड ड्रॉप का डेंसिटी तो बताया ही। लिक्विड ड्रॉप का ये होता है ना, लिक्विड के बारे में, लिक्विड का एक होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब लिक्विड वेपर बनता है जिस टेम्परेचर पर, उसको कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस तरह लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, या कह सकते हैं कि साहब वो वेपोराइजेशन का पॉइंट कांस्टेंट होता है लिक्विड जब वेपर बनता है। देन ऐसी हालत में माने वो जिस तरह उसका कांस्टेंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का जिस तरह कांस्टेंट होता है, वेपोराइजेशन का पॉइंट जिस तरह किसी लिक्विड का कांस्टेंट होता है, सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये भी कांस्टेंट होती है। देन दीज आर सिमिलरिटीज़, दो सिमिलरिटी हमने बताई, न्यूक्लियस का डेंसिटी कांस्टेंट, लिक्विड का भी डेंसिटी कांस्टेंट। न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये कांस्टेंट, और यहाँ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं लिक्विड के लिए लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, माने वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर बनता है, वो टेम्परेचर इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये दूसरा सिमिलरिटी है। तीसरा सिमिलरिटी ये है कि साहब, जिस तरह से कई लिक्विड ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप मिलता है, उसी तरह से कई न्यूक्लियस मिलके कंपाउंड न्यूक्लियस भी बनता है। जिस तरह से लिक्विड अपने आप किसी भी टेम्परेचर पर
गायब हो जाता है। कहीं पर लिक्विड ड्रॉप रख दो, देन इट विल डिसअपियर आफ्टर सम टाइम विदाउट एनी हीटिंग। इसको कहते हैं evaporation, that is called evaporation. Vaporization and evaporation are two different terms, you should remember. Vaporization always takes place at constant temperature, whereas evaporation keeps taking place, माने वो हमेशा होता रहता है at all temperatures। कहीं पानी रख दीजिए, उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ देर के बाद खुद ब खुद गायब हो जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी लिक्विड के साथ वही मामला है। तो लिक्विड का इवापोरेशन जिस तरह से होता है, उसी तरह न्यूक्लियस का भी इवापोरेशन होता है। न्यूक्लियस भी अपने आप टूटता है, बट देयर वी डोंट से इवापोरेशन। टर्म इवापोरेशन फॉर न्यूक्लियस इज़ नॉट सही, नॉट सही। वो उसके लिए कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कि न्यूक्लियस अपने आप टूटता रहता है। तो जैसे वहाँ इवापोरेशन होता है, पानी का ड्रॉप टूटता है, उस तरह न्यूक्लियस टूटता है। तो ये सिमिलरिटी है। उसी तरह से ये होता है कि साहब ये किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन होता है, उसका सरफेस तना हुआ रहता है। अक्सर देखिएगा कि साहब वो पानी वानी पे मॉस्किटोज़ यानी मच्छर वो बैठ जाता है और फिर उसका कुछ नहीं भींगता, तो वो एक तने हुए झिल्ली की तरह होता है, माने स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह पानी का सरफेस। तो लिक्विड इसके न्यूक्लियस के सरफेस के साथ भी वही बात है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। यहाँ बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर न्यूक्लियस के लिए, और वहाँ बोलते हैं सरफेस टेंशन। यहाँ कहते हैं रेडियो एक्टिविटी और वहाँ कहते हैं इवापोरेशन। यहाँ कहते हैं कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वहाँ कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ जिस तरह लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट, उस तरह न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट। देन दीज आर सिमिलरिटीज़ बिटवीन ए लिक्विड ड्रॉप एंड ए न्यूक्लियस। एंड बेसिंग ऑन दीज एजम्पशंस, यानी इन मान्यताओं के आधार पर इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाली जाती है न्यूक्लियस की, और फिर उसका बाइंडिंग फ्रैक्शन निकाला जाता है, और फिर उसका किसी न्यूक्लियस का मास क्या होगा उसके लिए फार्मूला है, विच इज़ कॉल्ड सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। देन वी विल डेराइव ऑल दोज थिंग्स। हम कह रहे थे सिमिलरिटीज़, हमने क्या गिनाया? सिमिलरिटीज़। अगर हम ऐसे लिख दें सिमिलरिटीज़ between a liquid drop and a nucleus, between a liquid drop and a nucleus। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आसानी से। ये यहाँ लिक्विड ड्रॉप के लिए देख लिए, ऐसे अगर हम बना दें लिक्विड ड्रॉप, और यहाँ कह दें न्यूक्लियस कोई न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस है, तो इसके लिए यहाँ हम लिख सकते हैं जिस तरह लिक्विड ड्रॉप का क्या कांस्टेंट होता है? डेंसिटी कांस्टेंट। यहाँ डेंसिटी कांस्टेंट लिक्विड ड्रॉप के लिए डेंसिटी बराबर कांस्टेंट। यहाँ भी लिखेंगे इसका भी, ये क्या कहते हैं इसका ले, ये न्यूक्लियस की भी डेंसिटी कांस्टेंट। यहाँ भी इसका डेंसिटी, न्यूक्लियस का भी डेंसिटी, दिस इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। नहीं, जिस तरह यहाँ लिक्विड ड्रॉप के साथ होता है कि साहब वो इसका रेट इवापोरेशन होता है, यानी इसको कह सकते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, या हाँ बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इस, यहाँ कह दें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट होगा और यहाँ होगा इसका क्या होगा, मैंने उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर ये बॉयल करता है पानी, एक ख़ास टेम्परेचर पर, तो यहाँ भी इसकी रेडियो ये होगा, सॉरी इवापोरेशन, यानी डेंसिटी, इसका डेंसिटी बदलेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये भी कांस्टेंट होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है, नहीं ये सॉरी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ कहा, तो यहाँ इसको ये कहना होगा कि साहब वो न्यूक्लियस से ख़ास टेम्परेचर पर टूटता है, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। वेपोराइजेशन होगा ना, उसका वेपोराइजेशन, ठीक है। ये डेंसिटी हमने कहा, इसका डेंसिटी कांस्टेंट, इसका भी डेंसिटी कांस्टेंट। इसका लिक्विड का होता है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियस का ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये कांस्टेंट होता है, ये बराबर कांस्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहाँ हम लिख दे सकते हैं ये बराबर कांस्टेंट होगा। उसी तरह से हमने कहा कि वहाँ वेपोराइजेशन होता है, यहाँ वेपोराइजेशन होगा,
वेपोराइजेशन होगा, यहाँ वेपोराइजेशन होगा, और यहाँ रेडियो एक्टिविटी होगी, देयर विल बी रेडियो एक्टिविटी होगी। उसी तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि साहब ये होगा, टूटता है, ये लिक्विड एक तरह से जुड़ता है, लिक्विड ड्रॉप आपस में मिलता है, तो वहाँ उसको कहते हैं हम लोग कि कंपाउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। तो साहब वो कंडेंसेशन कहते हैं, मिलने को, जमने को कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड ड्रॉप के लिए कंडेंसेशन होगा, और यहाँ न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, न्यूक्लियस के लिए यहाँ इसको कहेंगे कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, है ना। उसी तरह से यहाँ सरफेस टेंशन होगा, यहाँ सरफेस टेंशन होगा लिक्विड के लिए, ये सरफेस टेंशन है यहाँ, और वहाँ बनेगा पोटेंशियल, वहाँ पोटेंशियल बैरियर होगा, देयर विल बी पोटेंशियल बैरियर एंड सो माने इस तरह से देयर आर सेवरल माने मोर एग्जाम्पल्स जहाँ देयर आर सिमिलरिटीज़। देन व्हाट हैव वी शोन, क्या दिखाया हम लोगों ने, हमने दिखाया कि लिक्विड ड्रॉप में और न्यूक्लियस में क्या सिमिलरिटीज़ है। बेसिंग ऑन दी सिमिलरिटीज़, बेसिंग ऑन दी सिमिलरिटीज़ वी कैन से कि साहब वो न्यूक्लियस में चूँकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी हमने कहा बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट होगी। देन बेसिंग ऑन दिस एजम्पशंस वी कैन डिटरमाइन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। फॉर दैट देयर आर 5 टर्म है। पहला टर्म है वॉल्यूम एनर्जी टर्म, माने किसी न्यूक्लियस की एनर्जी न्यूक्लियन की तादाद पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियंस, माने प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस जितना बड़ा होगा, यानी ज़्यादा हुआ तो बड़ा होगा, उसको तोड़ना उतना आसान मुश्किल होगा। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा मिली होती है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, वो छोटा हो जाता है तो उसको काटना तोड़ना आसान होता है। तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस जितना ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, माने उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतना ज़्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी याद रखिएगा, यानी उसके बंधे रहने की एनर्जी। और तो इसको कहेंगे वॉल्यूम एनर्जी टर्म, उसको बोलेंगे वॉल्यूम एनर्जी टर्म। वॉल्यूम के चलते वॉल्यूम जितना बड़ा होगा न्यूक्लियस का, उसकी स्टेबिलिटी इतना ज़्यादा होगी। अभी मैथमेटिकली हम लिखेंगे, उसको लिखेंगे कि साहब पहला बाइंडिंग एनर्जी, फर्स्ट टर्म वॉल्यूम एनर्जी टर्म जो है वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस का, और नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस का जो क्यूब रूट होता है वो उसका रेडियस होगा, इसलिए कि 4/3 πr³ बराबर a हुआ, तो a नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस है। बाय न्यूक्लियंस यू ऑलवेज रिमेंबर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को कल हमने बताया था कैपिटल N से इंडिकेट करेंगे, और प्रोटॉन को कैपिटल Z से इंडिकेट करेंगे, और न्यूक्लियंस को कैपिटल A से इंडिकेट करेंगे। कैपिटल A हम जहाँ लिखेंगे उसका मतलब समझिएगा नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस, कैपिटल Z जहाँ लिखेंगे उसका मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, एंड कैपिटल N जहाँ लिखेंगे वहाँ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो हम इसको मिटा देते हैं और फिर आगे लिखेंगे हम के साथ क्या क्या टर्म है। बेसिंग ऑन दीज एजम्पशंस, इस एजम्पशन पर जो हमने लिखा अभी ये सिमिलरिटीज़, बेसिंग ऑन दीज एजम्पशंस एंड सिमिलरिटीज़ वी विल डिस्कस कि साहब हाउ बाइंडिंग एनर्जी कैन इंक्रीज़, हाउ बाइंडिंग एनर्जी कैन डिक्रीज़, कैसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, कैसे बाइंडिंग एनर्जी घटेगी, और फिर उसको सबको पाँच पॉइंट है, पाँचों को डिस्कस करेंगे और फिर उसको निकालेंगे। याद रखिएगा पहला टर्म है वॉल्यूम एनर्जी टर्म, दूसरा टर्म है सरफेस एनर्जी टर्म, तीसरा है उसमें कूलम्ब एनर्जी टर्म, यानी कूलम्ब के चलते अट्रैक्शन जो होता है, और फिर चौथा है सिमेट्री एनर्जी टर्म, एंड लास्ट फिफ्थ है पेयरिंग एनर्जी टर्म। इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल में जो हम लोग अपनी पढ़ रहे हैं ये 5 टर्म पढ़ना है। अब ये पहला टर्म है वॉल्यूम एनर्जी टर्म, वॉल्यूम एनर्जी टर्म, ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म, वॉल्यूम एनर्जी टर्म नहीं, ये क्या होगा, माने इसका मतलब है कि साहब ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म से हम लोग ये समझते हैं कि न्यूक्लियस जितना बड़ा होगा, माने वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होगी, यानी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म इम्प्लाइज लार्जर द
नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, लार्जर द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ऐसे ही लिखना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो लैंग्वेज के टर्म में तो लिखा है किताब सब में, पढ़िएगा। लार्जर द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स implies ये लार्जर द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन्स या implies, चूँकि यहाँ लिख दिया है वॉल्यूम एनर्जी टर्म implies इतना, या इसको ऐसे लिखिए, यहाँ implies मत लिखिए, वॉल्यूम एनर्जी टर्म के लिए implies ठीक रहेगा। ये लार्जर द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, लार्जर इज़ द बाइंडिंग एनर्जी, लार्जर इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, larger is the binding energy of nucleus, binding energy of nucleus, that is an energy of nucleus। इसका मतलब ये हुआ that is, हम कहते हैं कि साहब number of nucleons contribute to the binding energy of a nucleus, जितना ज़्यादा न्यूक्लियंस होगा, ऐसे भी माने कॉमन सेंस की बात है, अपने यहाँ देखते हैं कि साहब फैमिली में जितना ज़्यादा लोग होगा वो फैमिली इतना स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, है ना। तोड़ना मुश्किल होने का मतलब कि साहब बाइंडिंग एनर्जी का ज़्यादा होना। तो लार्जर द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इम्प्लाइज लार्जर द नंबर ऑफ, क्या लिखा है इसको, लार्जर द नंबर ऑफ, लार्जर द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। उसी तरह दैट इज़, इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली। अब उसका जो एनर्जी ये होता है, उसको ए लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, दैट इज़ हम लिख सकते हैं कि साहब बाइंडिंग एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू, या इसको ए भी लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए ए भी, यानी वॉल्यूम एनर्जी टर्म, क्या लिख दें इसको, ए भी माने ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म, ये हो गया, ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म जो हमने लिखा है, ये वॉल्यूम एनर्जी ये प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम एनर्जी टर्म है ना, वॉल्यूम एनर्जी टर्म, ये हाँ वॉल्यूम एनर्जी टर्म ये जो है, या कांस्टेंट या वॉल्यूम एनर्जी कांस्टेंट, ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म, ये डिपेंड करेगा इस पर, ए को कांस्टेंट ही माने, ये ए भी, इसको ए ही लिखिए, ऐसे लिखिए सीधे, वॉल्यूम एनर्जी टर्म ये डिपेंड्स ऑन वी माने वॉल्यूम होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ये ऐसे, हाँ वॉल्यूम एनर्जी टर्म है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस दैट इज़ वॉल्यूम एनर्जी टर्म, ये डिपेंड्स ऑन, ऐसे पूरा लिख ही लीजिए, दैट इज़ वॉल्यूम एनर्जी टर्म डिपेंड्स ऑन, ऐसे लिख ही लीजिए पूरा, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, एंड न्यूक्लियंस दैट इज़ ऑन ए है ना, ए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। एंड याद रखिए कि साहब ए जो है, ए वेरीज होता है हमेशा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, वेयर दैट इज़ वेयर आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस 4/3 पाई आर क्यूब बराबर इतना था, आर बराबर इतना, वेयर आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, याद रखिएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये इस प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, ए का पावर 1/3। कहिए काहे ए का पावर 1/3 हो गया, बिकॉज कि साहब वो 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे तो वो ए होगा, तो आर प्रोपोर्शनल हो गया, हमने 4/3 पाई को छोड़ दिया बिकॉज के कांस्टेंट है, जब प्रोपोर्शनल लिखा जाता है तो कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि दैट इज़, ये अगर हम वॉल्यूम एनर्जी टर्म कहें तो इसको ई भी कह दें, ई भी वॉल्यूम एनर्जी टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं ये प्रोपोर्शनल टू होगा ए पावर 1/3 या आर पावर, ये आर ठीक है, ये वेरीज एज ए होगा, दैट इज़, इसको हम लिख सकते हैं कि साहब ई भी माने वॉल्यूम एनर्जी टर्म, यहाँ लिखा है हमने वॉल्यूम एनर्जी टर्म, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, या ब्रैकेट में चलिए इसको लिखा तो लिख देते हैं, वॉल्यूम एनर्जी टर्म, ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म ये बराबर होगा, इसको हम लिखेंगे ऐसे, ए भी कांस्टेंट है इनटू ए, ऐसे लिखेंगे, या ए भी प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 1/3 लिखें। ये आर लिखा है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आर वेरीज एज ए का पावर 3, लेकिन वॉल्यूम एनर्जी टर्म डिपेंड्स ऑन ए, एंड ये छुटका ए भी, हेयर ए भी बराबर कांस्टेंट, हम लिख देते हैं, यहाँ देखिए हेयर, यहाँ नीचे में इसके ऊपर यहाँ हेयर ए भी बराबर कांस्टेंट होता है, ए भी बराबर कांस्टेंट, और जो लगभग निकाला जाता है ये 15.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है, 15.75। देन इट इज़ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है वॉल्यूम एनर्जी टर्म। दूसरा टर्म होता है सरफेस एनर्जी टर्म,
दूसरा टर्म इसको मिटा देते हैं। दूसरा टर्म है, अब इसको एकदम याद रखना है, ई भी बराबर कितना हो गया, ई भी यानी वॉल्यूम एनर्जी टर्म, ये बराबर हो गया छोटा ए भी। ये ए भी इसलिए लिखा है कि साहब ये वॉल्यूम एनर्जी का कांस्टेंट है, और ए इज़ मास नंबर, ए इज़ मास नंबर याद रखिएगा, डिपेंड्स ऑन, यहाँ लिखा भी है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑन ए। ए बराबर हमेशा होता है, याद रखिएगा, ए बराबर हमेशा n प्लस जेड। व्हाट इज़ n, व्हाट इज़ जेड? n माने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड z माने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कल भी बताया था। तो दिस इज वॉल्यूम एनर्जी टर्म। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सरफेस एनर्जी टर्म। सरफेस एनर्जी देखिए, अब होता यह है कि साहब जब भी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस स्फेरिकल है, तो सरफेस पर जो न्यूक्लियन रहेगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जिस तरह से पानी रहता है, पानी का है तो ऊपर से पानी भागता रहता है, यानी ऊपर जो पानी है, सबसे ऊपर जो पानी का मॉलिक्यूल्स है, उसकी स्टेबिलिटी, उसका ठहराव वहाँ कम होगा। तो सरफेस एनर्जी टर्म, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी को निगेटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। इसको हम कहेंगे, ये पहला। दूसरा टर्म है सरफेस एनर्जी टर्म, सरफेस एनर्जी टर्म, एनर्जी टर्म। तो ये कैसे होगा सरफेस एनर्जी टर्म? ये देखिए यहाँ, ये हमेशा ये इसको कहेंगे कि ड्यू टू न्यूक्लियॉन्स ऑन सरफेस ऑफ न्यूक्लियाई, ये टर्म पैदा होता है, ये टर्म जनरेट होता है। ये टर्म कहा जाता है, माने डिस्कस किया जाता है इसलिए कि साहब जब भी कोई न्यूक्लियस है, माने लिक्विड ड्रॉप की तरह, तो उसके सरफेस पर देयर विल बी न्यूक्लियॉन्स। और सरफेस पर जो न्यूक्लियॉन्स होगा उसका बॉन्ड न्यूक्लियस के साथ, यानी उसका लगाव न्यूक्लियस के साथ, उसका अटैचमेंट न्यूक्लियस के साथ हमेशा वीक होगा। अकल की बात होती है, देखिए टीचर पढ़ाते हैं, टीचर के करीब जो लड़का होगा वो टीचर से ज़्यादा बधा होगा, लेकिन टीचर से दूर जो होगा उसको भागने का चांस ज़्यादा होगा। उसकी बाइंडिंग एनर्जी, इसका मतलब कि साहब पूरे क्लास की बाइंडिंग एनर्जी घटेगी जैसे जैसे टीचर का ये क्लास का एरिया बढ़ेगा। क्लास का एरिया बढ़ेगा तो दूर का लड़का भागेगा। तो इसी तरह से ये सरफेस एनर्जी टर्म है। सरफेस एनर्जी टर्म का मतलब न्यूक्लियस के सरफेस पर जो न्यूक्लियन होगा उसके भागने का चांस ज़्यादा होगा। भागने का चांस ज़्यादा होना माने न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम होनी। क्लास में से लड़का भागे तो क्लास की स्टेबिलिटी कम कही जाएगी, और लड़का वो भागेगा जो टीचर से दूर होगा। तो ऐसी हालत में सरफेस एनर्जी टर्म, ये हम कहेंगे कि साहब ये दिस टर्म निगेटिवली कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी। ऐसे हम लिख सकते हैं, दिस टर्म निगेटिवली कंट्रीब्यूट्स, निगेटिवली कंट्रीब्यूट्स, ये निगेटिवली कंट्रीब्यूट्स टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, टू द बी माने बाइंडिंग एनर्जी समझिएगा, टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी को, न्यूक्लियस लिखा हमने, हाँ ये यू है, एन नहीं है। न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को निगेटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। बिकॉज ऐसा क्यों होगा? बिकॉज के न्यूक्लियॉन्स ऑन सरफेस ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियॉन्स ऑन सरफेस ऑफ ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स क्या लिखा हमने, हाँ न्यूक्लियॉन्स ऑन सरफेस ऑफ ए न्यूक्लियस आर लाइकली टू एस्केप, आर मोर लाइकली टू एस्केप। ये भागने का चांस ज़्यादा है, जिस तरह पानी के ऊपर से वो भागता है, और मोर लाइकली टू एस्केप। सो ये निगेटिव कंट्रीब्यूशन होगा। सो दिस टर्म निगेटिवली कंट्रीब्यूट, ऊपर भी लिख दिया है हमने, दिस टर्म निगेटिवली, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये लाइकली टू एस्केप कैसे होगा? अब देखिए, अभी इसमें होगा कि लार्जर द सरफेस ऑफ एरिया, लार्जर द सरफेस ऑफ एरिया, लार्जर द सरफेस ऑफ एरिया, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस, लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस implies larger the probability of escape of nucleons, larger the probability of larger the probability of escape of nucleons, okay, that is, ये implies
कि साहब implies कि there is negative contribution, there will be negative contribution to binding energy of nucleus. There will be negative contribution समझे, contribution माने उसका योगदान, negatively contribution to the binding energy of nucleus, to the binding energy of nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस। इसका मतलब कि साहब ये एनर्जी अब कैसे होगा, इसका मैथमेटिकली देखिए, ये पहला हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ, दूसरा देखिए ये बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से मिटा देना। हाँ ठीक है, ये लिख लिया होगा शायद, उतार लीजिएगा, अपना उतारिएगा, हम तो लिखते हैं मिटाते हैं, झंझट है। यहाँ तक हमने लिखा, नीचे लिखे हुए हैं, तो ये भी लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म वाला ये था वॉल्यूम एनर्जी टर्म का, अभी इतना लिखना, अभी ई एस। सो ई एस दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लिखेंगे इम्प्लाइज ये ई एस ये बराबर कांस्टेंट होगा ए एस, और सरफेस एरिया डिपेंड करेगा कौन चीज़ पर, सरफेस एरिया का मतलब आर स्क्वायर होता है, 4πr² होता है ना, तो इसमें ए का पावर हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर यानी 2/3। ए एस बराबर हेयर ए एस बराबर कांस्टेंट, हेयर ये ए एस बराबर कांस्टेंट है, ए एस बराबर कांस्टेंट, और जो लगभग कितना होता है, ये लगभग 17.8 वेट के करीब होता है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लगभग बराबर नियरली इक्वल टू, ये लगभग बराबर इतना 17 पॉइंट इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं MeV, इसकी एनर्जी इतना होती है। देन ये ई एस बराबर कितना हो गया, ए एस इंटू ए पावर 2/3। व्हाट इज ए एस? ए एस इज कांस्टेंट, एंड व्हाट इज ए इज number of nucleons in the nucleus. Okay, this was second term, and now you see third term. Third term is Coulomb energy term. You see here Coulomb energy term. Third term is Coulomb energy term. Coulomb energy term. Coulomb energy term. Okay, now you all know सब terms नहीं, term ही लिखा, Coulomb energy term. There are 5 terms नहीं, लेकिन when we talk of single term then it is term, Coulomb energy term। होता यह है कि साहब न्यूक्लियस में you all know कि साहब there are protons and neutrons, and protons are positively charged particle whereas neutrons are neutral particles। then ये positively charged particle will repel each other, नहीं, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो इसकी एनर्जी घटेगी, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी घटेगी। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में ये भी निगेटिव कंट्रीब्यूशन होगा, नहीं, ये निगेटिव कंट्रीब्यूशन है। यहाँ भी सरफेस एनर्जी टर्म भी, पहला वाला वॉल्यूम एनर्जी टर्म दैट वाज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, जितनी बड़ी फैमिली होगी, उसका टूटना उतना मुश्किल होगा। और यहाँ ये सरफेस एनर्जी टर्म है, सरफेस पर यानी फैमिली में सेंटर से दूर जो लोग रहेगा उसके भागने का चांस ज़्यादा होगा, जब भागने का चांस ज़्यादा हुआ तो टूटना ज़्यादा हुआ, इसका मतलब कि साहब ये नेगेटिव है। और ये तीसरा टर्म जो आई एम डिस्कसिंग हियर दैट इज़ कूलम एनर्जी टर्म, एंड कूलम एनर्जी टर्म के चलते भी यहाँ इसकी स्टेबिलिटी घटेगी, माने इट विल कंट्रीब्यूट नेगेटिवली टू द बॉन्डिंग एनर्जी बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स, नहीं प्रोटॉन्स माने Z। तो ये हम लिखेंगे दिस कूलम एनर्जी टर्म इम्प्लाइज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, हम लिखेंगे नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, वहाँ भी नेगेटिव ही था, हेयर ऑल्सो दिस इज़ नेगेटिव, ए भी में नहीं, ए एस में ये भी नेगेटिव ही टर्म है, इसको घटावेंगे हम लोग। तो नेगेटिव एनर्जी टर्म या या लिखिए इम्प्लाई, ठीक तो लिखा था, कूलम एनर्जी टर्म इम्प्लाइज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, उतारते रहिएगा, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन टू कौन चीज़, स्टेबिलिटी या बाइंडिंग एनर्जी, टू स्टेबिलिटी कहिए, स्टेबिलिटी माने अस्थायित्व, स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी टू ऑफ न्यूक्लियस, नहीं नेगेटिव कंट्रीब्यूशन टू स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ कहिए का है, वजह इसकी बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन among the nucleons, among the protons, not nucleons, protons लिखिए, protons माने Z, प्रोटॉन्स को Z से इंडिकेट करते हैं, कल भी बताया था हमने, इसको
एन से इंडिकेट करेंगे। अभी वहाँ Z लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझिए, कोई भी समझ सकता है, एनी वन कैन अंडरस्टैंड वेरी मच। ये मोस्ट कॉमन चीज़ एंड ये है मोस्ट जनरल जिसको कहिए अमंग द इतना। तो अब ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? अब सवाल यह है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच की एनर्जी का फार्मूला शायद हम लोग जानते हों, वो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, असल दूरी होती है R जब होगा तो R के चलते वहाँ A आएगा, A पावर 1/3 आएगा, है ना। R 4/3 पाई R³ बराबर A होता है, तो R बराबर 1/3 हो जाएगा उसमें, यानी नीचे में A आ जाएगा। तो ऐसी हालत में उसको कहेंगे हम लोग ये क्या कहेंगे, ठीक है, निगेटिव कंट्रीब्यूशन इतना ड्यू टू क्या लिखा, ड्यू टू स्टेबिलिटी और बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन। बहुत अच्छा है, अमॉन्ग द प्रोटॉन्स। सो एंड वी नो कि साहब एनर्जी का फार्मूला माने नोइंग रिलेशन, नोइंग हम लिख देते हैं, लोग जानता है। देखिए रिलेशन ये होता है, एनर्जी का फार्मूला होता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इस तरह होता है। R रेडियस है और ये Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है। अपने यहाँ तो सब प्रोटॉन है, तो Z होगा और वो भी Z होगा, सब Z होगा। लेकिन Z जो है वो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की तादाद है दरअसल, वो Z प्रोटॉन नहीं, Z प्रोटॉन का नंबर है। तो एक प्रोटॉन, मान लो 10 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन को 9 प्रोटॉन मिलकर रिपेल करेगा ना। तो इसमें जो हो गया एनर्जी का फार्मूला, यानी प्रोडक्ट जो होगा Q1 Q2 की जगह, Q1 की जगह अगर हम Z लिखेंगे तो यहाँ हमको Z-1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? Z-1। अगर कहीं पर 20 प्रोटॉन है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो हर एक प्रोटॉन को 19 प्रोटॉन रिपेल करेगा, माने भगाएगा। भगाने का मतलब न्यूक्लियस टूटेगा, न्यूक्लियस के टूटने का मतलब बाइंडिंग एनर्जी घटेगी। इसीलिए हमने लिखा है कि साहब नेगेटिव कंट्रीब्यूशन टू स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन अमंग द प्रोटॉन्स। एंड दिस टर्म इज गिवन एज इतना, दिस टर्म ये टर्म may be given as या may be written as ये ऐसे लिखा जा सकता है। इसको लिखेंगे कूलम एनर्जी टर्म है, तो इसको क्या लिखा था, ES लिखा है, EV लिखा है, इसको EC लिख दीजिए, कूलम एनर्जी टर्म, ये EC हो गया। ये बराबर होगा Z इंटू Z-1। Z इंटू Z-1 कैसे हुआ? वही कहा हमने कि साहब इफ़ देयर आर 20 प्रोटॉन्स देन ईच प्रोटॉन will experience repulsive force due to the 19 other protons। नहीं तो Z and Z-1 और बाई R होता है, तो R की जगह हम A लिखते हैं और A का पावर 1/3 बराबर R होता है। तो ये होता है ना 4/3 पाई R³ तो R बराबर A का पावर 1/3, यहाँ A पावर 1/3 हो जाएगा और कांस्टेंट रहेगा AC। हेयर AC बराबर कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। AC बराबर लगभग होता है 0.71 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन क्या क्या हो गया, ये यहाँ था A पावर 2/3, यहाँ होगा A ही हो गया, A पावर 4/3 पाई R³ बराबर A। तो R की जगह पर क्या लिखेंगे, A पावर 1/3। ओके, देन ये हो गया, दिस टर्म में बी रिटन एज इतना। हेयर Z बराबर क्या है, Z is number of protons and A is a number of nucleons. A is number of nucleons and Z is number of protons. Okay, then this is Coulomb energy term. And इसके बाद कौन बताया था, इसके बाद asymmetry energy term। asymmetry ये होता है, देखिए चौथा पॉइंट, चौथा जो टर्म है, फोर्थ टर्म, इसको कहते हैं asymmetry energy term। asymmetry energy term देखिए इसको भी लिखेंगे, EA लिख देंगे या ES लिख देंगे। ES तो लिख दिया है शायद कहीं पर, सरफेस एनर्जी टर्म, तो इसको सिमेट्रिक टर्म में कुछ लिख देंगे, एसिमेट्रिक कुछ लिखेंगे अपना। तो टर्म्स नहीं, टर्म का प्लूरल होता है। अब इसमें ये क्या होता है, ये होता यह है कि किसी भी न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन होना चाहिए। ये तरीक़े की बात है, माने वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन हो तो ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन एक न्यूक्लियस ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी सब में न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन कहीं पर तो बराबर है और कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा नहीं, बहुत जगह ज़्यादा है। न्यूट्रॉन हमेशा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है।
नहीं, अब सोडियम ही है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो 12 प्रोटॉन है, और हाँ 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। तो इसी तरह से सब में है, बहुत जगह है। सबसे ज़्यादा तो यूरेनियम में है, वहाँ से आप देखिए 92 इलेक्ट्रॉन है, 92 प्रोटॉन है, और 235 है, 235 में से 92 घटाइए जितना है उतना न्यूट्रॉन है। देन न्यूट्रॉन की तादाद ऑलवेज़ हमें प्रोटॉन से ज़्यादा होती है, और इसीलिए उसको n-z लिखते भी हैं। एसिमेट्री एनर्जी टर्म हम कहेंगे कि दिस टर्म ऑल्सो गिव्स निगेटिव कंट्रीब्यूशन, ये निगेटिव कंट्रीब्यूशन ये भी देता है, और ड्यू टू इनइक्वालिटी ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नहीं, ये हम लिखेंगे यहाँ z लार्जर दैन n, z माने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, ये लेसर दैन n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। हम लिखेंगे यहीं पर इन ए न्यूक्लियस ऊपर में लिख देना चाहिए, या चलिए इन ए न्यूक्लियस यहाँ लिख देते हैं, z बराबर इतना नहीं भी लिखें तो चलेगा। z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इम्प्लाइज z माइनस n, माने n माइनस z बराबर पॉजिटिव, n माइनस z बराबर ये एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया। नहीं, n माइनस z जो हो गया ये एक्स्ट्रा नंबर, या हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिख देते हैं इसको हम, एक्स्ट्रा नंबर लिखा हम न्यूक्लियॉन्स। ये इम्प्लाइज हमेशा इम्प्लाइज एसिमेट्री, इसको एसिमेट्री कहते हैं, इम्प्लाइज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, है ना। अब इसमें देखिए ये न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होता है जिसमें n बराबर z हो, तो ये डिपेंड करता है। अब ये दिस टर्म डिपेंड्स ऑन ये दो बात पर डिपेंड करता है कि ये डिफरेंस कितना है, n माइनस z कितना है, और n माइनस z क्या, और n माइनस z पर न्यूक्लियन कितना है, दोनों पर डिपेंड करता है। दिस टर्म डिपेंड्स ऑन दिस एसिमेट्री, या दिस टर्म, इसको कहिए दिस टर्म, इस टर्म को क्या लिखें, एसिमेट्री टर्म है, तो इसको AN-AZ कुछ लिख दें, अपना कुछ लिख दें, इसके लिए वो हाँ एसिमेट्रिक टर्म है ना, तो A लिख दें, कुछ लिख दें। दिस टर्म क्या लिखें, हाँ ठीक है, Z बराबर इतना n माइनस z एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n माइनस z है। तो दिस टर्म डिपेंड्स ऑन, हम लिखेंगे डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, ऑन पहला चीज़ कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माने कितना नंबर है, ये एक्स्ट्रा है n माइनस z, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड दूसरी चीज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड दूसरी चीज़ कि साहब एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर न्यूक्लियन कितना है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर न्यूक्लियन कितना है। यानी ऐसा है कि साहब कहीं 5 न्यूक्लियन है ज़्यादा, 5 न्यूट्रॉन ज़्यादा है, और वहाँ 50 टोटल है, 50 है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो 5/50 हुआ पर न्यूक्लियन, और नहीं कहीं 5 है और 100 है तो 5/100 हो गया, तो और कम हो गया वो। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन्स, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ ये n माइनस z तो हो गया एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड ये एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर न्यूक्लियन, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या लिखेंगे इसको, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर न्यूक्लियन, हर एक न्यूक्लियन पर कितना पड़ा, ये है। तो इसका मतलब दैट इज़ मैथमेटिकली वी मे राइट, दैट इज़ मैथमेटिकली क्या लिखा है, ई लिखा ना यहाँ, ES तो लिख ही दिया है। एसिमेट्री टर्म के लिए क्या लिख लें इसको, चलिए EA ही लिख देते हैं, ये बराबर होगा ई सिमेट्रिक टर्म में, ये AA हो जाएगा। AA कहीं पर आया है, A कहीं पर नहीं आया, लिखा होगा शायद, A भी लिखा था, वॉल्यूम लिखा था, सरफेस लिखा था, चलिए A ठीक है। AA इंटू दो चीज़ हो जाएगी, n माइनस z और n माइनस z एंड n माइनस z का ये
इसको पर न्यूक्लियन ए वेरीज एज, इसको ऐसे पहले लिखिए, इसको ऐसे लिखिए ई ए वेरीज एज n माइनस जेड एंड वेरीज एज n माइनस जेड बाई ए दैट इज़, ये हो गया, दैट इज़, इसको लिख सकते हैं ऐसे, दो चीज़ हो गया, यहाँ लिखा था ना, दो लिखा है कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड ये एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर न्यूक्लियन, देन इट इज़ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर न्यूक्लियन, दिस इज़ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस इज़ दिस टर्म इज़ दिस एंड दिस टर्म इज़ दिस। नाउ इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ देखिए ज़रा, तो इसको क्या लिखेंगे, दैट इज़ लिख सकते हैं, दैट इज़ ई एसिमेट्रिक टर्म है, ई एसिमेट्रिक टर्म, इसको लिखेंगे हम लोग, ये बराबर कुछ लिख देंगे, ए कांस्टेंट, ए एसिमेट्रिक टर्म का कांस्टेंट ए सी ए भी लिखा है, और ये हो गया n माइनस जेड का स्क्वायर बाई ए, है ना, n माइनस जेड का स्क्वायर बाई ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए और n को बराबर होता है a माइनस जेड, न्यूट्रॉन बराबर कितना होता है a माइनस जेड, तो इसको a माइनस टू जेड भी लिख सकते हैं, कि कहीं पर किताब में लिखा होगा a माइनस टू जेड का स्क्वायर बाई ए। समझ रहे हैं ये व्हाट इज़ टू जेड कैसे हो गया ये, बिकॉज के साहब वो a माइनस जेड बराबर n होता है, a माइनस जेड बराबर n, तो यहाँ अगर हम a माइनस जेड लिख दें तो a माइनस जेड a माइनस टू जेड हो जाएगा, a माइनस टू जेड का स्क्वायर इतना, और ये जो है ये लगभग होता है ये लगभग होता है ये कांस्टेंट है, ये बराबर कांस्टेंट, और लगभग ये 23 पॉइंट कुछ अपना 22.78 के करीब 75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 23 के आसपास, लगभग ये लिखते हैं, नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। ओके, देन इट वाज एसिमेट्री टर्म एंड लास्ट वन पॉइंट इज़ पेयरिंग एनर्जी टर्म, ये एसिमेट्री टर्म था, एंड लास्ट पॉइंट पाँचवा ये पेयरिंग एनर्जी टर्म, ठीक है, ये सबको लिख लेंगे हम लोग बाद में, पेयरिंग एनर्जी टर्म पाँचवा पॉइंट है, चौथा हो गया था, पहला टर्म वॉल्यूम एनर्जी, दूसरा टर्म सरफेस एनर्जी, तीसरा टर्म कूलम्ब एनर्जी, चौथा टर्म ये एसिमेट्री एनर्जी, एंड द लास्ट टर्म इज़ पेयरिंग एनर्जी टर्म। पेयरिंग एनर्जी टर्म क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, याद है, पेयरिंग एनर्जी टर्म क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ ए न्यूक्लियस किस तरह, और उस मॉडल को मान के न्यूक्लियस की एनर्जी हम लोग निकालेंगे। अब वो एनर्जी प्रैक्टिकली जब वो सही आवेगा तब कहेंगे कि ये मॉडल मानना सही है, और नहीं गलत आया तो गलत होगा, हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, गलत नहीं आएगा सही आएगा, जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़। तो पेयरिंग एनर्जी में होता ये है कि साहब इसमें याद रखना है, पेयरिंग एनर्जी टर्म ये कांस्टेंट होता है। अब ऐसा हो सकता है किसी न्यूक्लियस में कि जितना इलेक्ट्रॉन हो उतना प्रोटॉन हो, ऐसा हो सकता है कि साहब इलेक्ट्रॉन कहते हैं सॉरी, जितना प्रोटॉन हो उतना न्यूट्रॉन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रॉन ज़्यादा हो प्रोटॉन कम हो, ज़्यादा की यही होता है। अब उसमें भी ऐसा है कि साहब प्रोटॉन की तादाद अगर ऑड है, ऑड माने आप समझिए कि प्रोटॉन 13 है, 15 है, 21 है, 39 है, देन इट इज़ कहलाएगा ऑड। अगर n बराबर ऑड है और ये क्या कहते हैं वो प्रोटॉन की तादाद, न्यूट्रॉन की तादाद भी ऑड हो, दोनों ऑड होगा, यानी न्यूक्लियन n भी ऑड और वो भी ऑड, तो मिनिमम होगा उसका वो स्टेबिलिटी, माने वो जो फैक्टर होगा वो दैट विल बी मिनिमम। और नहीं अगर वो दोनों एवन होगा तो होगा मैक्सिमम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n बराबर एवन, हम लिख देंगे n बराबर एवन, n बराबर z, देन पेयरिंग एनर्जी टर्म इज़ मैक्सिमम, और उसको डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, और वो 23 पॉइंट कुछ के करीब होता है, 34 पॉइंट कुछ के करीब वो होता है। पेयर एनर्जी टर्म इम्प्लाइज हम लिखते हैं यहाँ, इम्प्लाइज के साथ इफ़ n बराबर एवन, n माने न्यूट्रॉन, एंड z बराबर भी एवन, देन इम्प्लाइज देन ये पेयरिंग एनर्जी टर्म, दिस एनर्जी टर्म, पेयरिंग एनर्जी टर्म इज़ पॉजिटिव, पेयरिंग एनर्जी टर्म डेल्टा ही मान लीजिए, डेल्टा ये बराबर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा बराबर पॉजिटिव,
और हाँ पेयरिंग एनर्जी टर्म, पेयरिंग एनर्जी डेल्टा पर पेयरिंग एनर्जी टर्म लिख लीजिए, ये बराबर पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। एंड इफ़ ये n बराबर एवन ऑड, n बराबर ऑड, तो ये पेयरिंग एनर्जी टर्म डेल्टा बराबर पॉजिटिव और ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम है और ये 33.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, एक सेकंड लिखते हैं, ये सही से इसको लिख दें, यहाँ नीचे वाला सब तो लिखा गया है, उस सबको फिर बाद में मिला के लिखेंगे। तो ये कह रहे थे कितना, NA1 ZA1, यानी डेल्टा, देन डेल्टा बराबर आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, और ये मैक्सिमम आएगा। और अगर n ओड हो और डेल्टा ये ऑड हो, क्या कहते हैं, n ओड हो और z भी ऑड हो, या ऑड होने का क्या मतलब, देन डेल्टा बराबर निगेटिव आएगा, डेल्टा बराबर निगेटिव आएगा, लेकिन ये भी मैक्सिमम आएगा, डेल्टा बराबर निगेटिव मगर मैक्सिमम। और साथ साथ यानी उसमें प्लस माइनस दोनों हो सकता है। प्यारे हमने लिखा है वॉल्यूम एनर्जी टर्म पॉजिटिव है, कूलम्ब एनर्जी टर्म नेगेटिव है, सरफेस एनर्जी टर्म नेगेटिव है, एसिमेट्री एनर्जी टर्म नेगेटिव है, लेकिन पेयरिंग एनर्जी टर्म नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, दोनों हो सकता है। और दोनों जो होगा तो वो पॉजिटिव कब होगा, जब n भी एवन हो, z भी एवन हो, और नेगेटिव कब होगा, जब n ऑड हो और z ऑड हो। ऑड होने का मतलब समझ गया ना, यानी प्रोटॉन की तादाद जितनी है वो ऑड संख्या हो, और न्यूट्रॉन की तादाद जितनी है ऑड संख्या हो, देन इट विल बी निगेटिवली कंट्रीब्यूट। और ये डेल्टा बराबर लगभग होता ही है किसके, वो डेल्टा बराबर, हाँ क्या बता रहे, 33.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। डेल्टा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बस इस तरह हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, अगर ये एवन और ऑड हो, ऑड नहीं हो, एवन ऑड हो, इफ़ n बराबर एवन, इफ़ n बराबर एवन एंड z बराबर ऑड, देन इम्प्लाइज का डेल्टा बराबर यहाँ 0 हो जाए, नहीं इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसी तरह से उल्टा हो, इफ़ n बराबर ऑड हो और ये z बराबर एवन हो, z बराबर एवन, देन ये डेल्टा बराबर इम्प्लाइज डेल्टा बराबर यहाँ भी 0। तो इस तरह से ये टर्म हुआ, 5 टर्म हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं ये प्लस माइनस डेल्टा, यहाँ पेयरिंग एनर्जी टर्म में प्लस माइनस डेल्टा आएगा, डेल्टा नेगेटिव भी हो सकता है, डेल्टा पॉजिटिव भी हो सकता है। सो बाइंडिंग एनर्जी टर्म कैन बी रिटन एज, कहिए कि इसलिए टोटल कंट्रीब्यूशन टू बाइंडिंग एनर्जी विल बी लाइक दिस। सो टोटल contributions to binding energy of a nucleus, to binding energy of a nucleus may be written as, कैसे, may be written as कितना ये A वॉल्यूम एनर्जी टर्म था, ए वी इंटू ए, ये पॉजिटिव था, माइनस वो आया था ए एस था, माइनस एस ये निगेटिव टर्म था, ए का पावर 2/3 था, 2/3 इन सरफेस एनर्जी टर्म। ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म था, ये सरफेस एनर्जी टर्म, ये भी निगेटिव था, ये पॉजिटिव था। और कूलम्ब एनर्जी टर्म ये भी निगेटिव था, ये ए सी लिखा होगा हमने, और वहाँ लिखा होगा ए सी इंटू जेड माइनस 1 था, जेड स्क्वायर, और ए का पावर वहाँ था 1/3, माइनस ए सी इंटू ए का पावर 1/3 था, और जेड भी था उसमें, ए का पावर ए नीचे था, ए पावर माइनस 1/3 रहा होगा, माइनस 1/3। अच्छा, इसको ए सी कर लीजिए, जेड इंटू जेड में इंटू यही लिख लीजिए, जेड इंटू जेड माइनस 1, ये बट्टे कितना था, ए का पावर 1/3, ए पावर 1/3 ये था। और हाँ ठीक है, ये पावर 2/3 है, ठीक है। और फिर तीसरा वाला टर्म था ना, ये एसिमेट्री टर्म। एसिमेट्री टर्म कितना था, एसिमेट्री टर्म था जेड, नहीं हाँ, एसिमेट्री टर्म था a माइनस 2z का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा था ना, कहीं पर लिखा ही था a माइनस 2z का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई a था, तो डिवाइडेड बाई a का मतलब हाँ डिवाइडेड बाई r था पर न्यूक्लियन a,
ये ए था दिस। तो और ये इसके बाद ये पर प्लस माइनस यहाँ ये डेल्टा था। डेल्टा माने पेयरिंग एनर्जी टर्म। देखिए ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म में भी रिटेन एज, एकदम याद रखिएगा, ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म दिस इज़ वॉल्यूम एनर्जी टर्म है, वॉल्यूम एनर्जी टर्म हमेशा याद रखिए, वॉल्यूम एनर्जी टर्म। एंड दिस इज़ ये दिस इज़ सरफेस एनर्जी टर्म। अपना आप इसको अरेंज करके लिखिएगा, आप ऐसे मत लिखिएगा, आपके समझने के लिए हम ये लिखा रहे हैं। और ये सब कांस्टेंट है, ए एस कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, सबका वैल्यू हमने अलग अलग लिखा है। और इसको हम लोग लिखेंगे, ये कौन एनर्जी टर्म था, ये कूलम्ब एनर्जी टर्म था, दिस वाज कूलम्ब एनर्जी टर्म, रिपल्शन के चलते हुआ था, कूलम्ब एनर्जी टर्म था ये। और फिर ये क्या था, व्हाट वाज दिस वाज सिमेट्री एनर्जी टर्म, इसको कहा था हमने सिमेट्री एनर्जी टर्म। ये सिमेट्री जहाँ होगी एन और जेड बराबर नहीं होगा तो ऐसा ही होगा, सिमेट्री एनर्जी टर्म ये लिखा था हमने। एंड लास्ट में दिस वाज पेयरिंग एनर्जी टर्म, एवन पेयर हो रहा है या एवन ऑड पेयर हो रहा है, ये पेयरिंग एनर्जी टर्म, पेयरिंग ए पी इसको लिख दीजिएगा, ए पी इंटू डेल्टा जो भी है, पेयरिंग एनर्जी टर्म, ठीक है, एनर्जी टर्म। बेसिंग ऑन दिस हम नेक्स्ट क्लास हम इसमें सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला लिखेंगे। वहाँ क्वेश्चन तो वही लिखा होगा शायद, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला ही लिखा था, क्वेश्चन क्या लिखा था, वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल लिखा था शायद, एंड सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल यही है, और इसको सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला कल इसको लिख देंगे, हल्का थोड़ा सा उसमें ग्राफ थोड़ा बना के, यही है सारा सब कुछ लिखना ऐसे ही है, ठीक है, ओके। तो इसको याद रखिएगा, अपना लिखिए, याद रखिए, जो करिए, ठीक है।